हेलो मित्रों, कैसे हो? सब अच्छे होंगे। तो मित्रों, आप सभी का प्रिंस क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, आगे हमने राजस्थान जीके का जो सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे, कालीबंगा सभ्यता, और कालीबंगा सभ्यता एक स्लाइड पर आपको पूरी करवा दी थी और आपने भी देखा होगा कि उस स्लाइड में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो मित्रों, आज हम नया टॉपिक लेकर आए सभ्यता का। सभ्यता नंबर दूसरी, वो है आर्य सभ्यता। कौन सी मित्रों? आर्य सभ्यता। और आर्य सभ्यता का हम एक स्लाइड के अंदर आपको पूरा विवरण पढ़ाएंगे और इसमें से एक भी क्वेश्चन 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, एक भी सवाल इसमें से बाहर नहीं जाएगा। कोई भी एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, यहां तक रीट हो, इस स्लाइड में से ही आएगा। यदि आर्य सभ्यता का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस स्लाइड में से ही आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा मित्रों। तो इसलिए आप पूरा विश्वास कीजिए और ध्यान से पढ़िए कि किस प्रकार से हमें याद रखना है ताकि एग्जाम में आपको आसानी से याद रह जाए। यदि मित्रों प्रिंस क्लासेस सांसोर पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हर प्रकार के जो भी वीडियो यहाँ अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि इसका ज्यादा लोगों तक फायदा पहुंच सके। मित्रों, अभी शुरू करने जा रहे हैं क्लास, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख करके अपनी हाजिरी उपस्थित करवाए ताकि हम आगे पढ़ाना शुरू कर सकें। बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक जरूर करें मित्रों। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से ही हमें ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा से हम क्या होते हैं, नए टॉपिक लेके आने की और बेहतर समझाने की कोशिश करते हैं। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब में कमी नहीं आनी चाहिए। पढ़ाने के अंदर हम किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मित्रों हम भी इस प्रकार से नोट्स बना करके आगे तैयारी की है, तब जाकर के हमें मंजिल मिली है। तो हमें भी चाहते हैं कि आपको भी मंजिल मिले और आपके भी सपने हैं वो पूरे हो। तो वो तब होंगे जब आप हाथ से नोट्स बनाओगे। और किस प्रकार से बनाना है नोट्स, वो हमें यहाँ ध्यान से पढ़ना है, उसके बारे में आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आपको इस प्रकार से नोट्स बनाते हैं, एग्जाम के टाइम के अंदर तुरंत रिवीजन हो जाता है उसका और आपके एक भी मार्क्स नहीं कटते। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे आर्य सभ्यता। जब कभी भी आप सभ्यता के बारे में पढ़ो तब इस प्रकार से विवरण अलग अलग आपको बांटना है, उसके बाद में उसका अध्ययन करना है। सबसे पहले हम इसकी बेसिक जानकारी पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादातर सवाल बेसिक जानकारी से आ जाते हैं। तो मित्रों, अब हम बात करेंगे आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता का अन्य नाम क्या है और ये कौन से जिले में उपस्थित है, कौन सी नदी के किनारे उपस्थित है और इसका खोजकर्ता कौन है और इसका समय काल क्या है, इसके बारे में हम पहली जानकारी प्राप्त करेंगे। मित्रों, यह है आपके अन्य नाम। अन्य नाम मित्रों क्या? ताम्रवती नगरी। क्या है? ताम्रवती नगरी, या फिर इसको कहते हैं आगापुर, या फिर आगाद दुर्ग, या फिर इसको कहते हैं धूलकोट, या फिर इसको कहते हैं बनास सभ्यता। अलग अलग इसके नाम क्यों पड़े वो देखो। तो ये आर्य सभ्यता है, ये उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। कौन से जिले में? उदयपुर जिले के अंदर। जब आप उदयपुर जिले से उत्तर पूर्व में जाते हो, 4 किलोमीटर चलते हैं, कितना? 4 किलोमीटर, तब आपको एक दुर्ग प्राप्त होता है और उस दुर्ग का नाम है आर्य सभ्यता। मित्रों, इस आर्य सभ्यता की जब उत्खनन कार्य शुरू किया तो शुरुआत के अंदर इसके ऊपर क्या था? रेत थी, पूरा रेत का टीला था। क्या था? रेत का टीला। तो इस रेत के टीले होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? धूलकोट। तो शुरुआत के अंदर जब इस टीले की खोज करना शुरू किया तो इसके ऊपर क्या थी? पूरी पूरी रेत। रेत होने के कारण इसको क्या कहा? धूलकोट का। क्या कहा मित्रों? धूलकोट का। ये ध्यान रखना आपको। तो इसका नाम धूलकोट क्यों पड़ा? समझ में आ गया होगा कि रेत होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा मित्रों? धूलकोट। उसके बाद में ये धूलकोट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में इसको बनास सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि मित्रों ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बेडस या आर। और बेडस और आर
आगे जाकर के कौन सी नदी मिलती है मित्रों? बनास नदी के अंदर मिलती है। अतः ये बनास नदी की सहायक नदी है, बनास नदी की सहायक नदी है, जिसके कारण बनास के किनारे उपस्थित होने के कारण इस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया? बनास सभ्यता। दोनों शब्द समझ में आगे हो गए। धूलकोट क्यों कहते हैं? कि शुरुआत के अंदर जब इसकी उत्खनन कार्य किया तो ये पूरा रेत का टीले के समान था, तो धूलकोट। उसके बाद में ये कौन सी नदी के किनारे उपस्थित है? बेड़चार, और जो कि किसकी सहायक नदी है? बनास की, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बनास सभ्यता कहते हैं। आगे देखो मित्रों, जब इसको उत्खनन कार्य शुरू किया तो शुरुआत के अंदर क्या थी? रेत थी, ऊपर रेत। रेत के बाद में जैसे थोड़े नीचे गए तो यहाँ पर आप पत्थर मिले। क्या मित्रों? पत्थर। आपको पता है जब पत्थर का उत्खनन कार्य किया जाता है तो बहुत आघात लगाने की आवश्यकता होगी। आघात मतलब उसको खोद कर निकालना बहुत कठिन होता है, तो उसको हथौड़े से आघात लगाने की जरूरत होती। क्या? आघात। आघात का मतलब जोर जोर से उसको पीट करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके हम अलग कर सकते हैं। तो इस कारण से इसको क्या कहते हैं? आघातपूर या फिर आघात दुर्ग कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। सबसे ऊपर रेत है, रेत के कारण क्या आ गया इसका नाम? धूलकोट। जैसे हम नीचे गए तो क्या है? पत्थर। और पत्थर को हम किस प्रकार से अलग किए? आघात लगा करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके धीरे धीरे अलग किया, तो इसको क्या कहते हैं? पत्थर। पत्थर में क्या लगाया? आघात। आघात के कारण इसका नाम क्या हो गया? आघातपूर या आघात दुर्ग। उसके बाद में जैसे जैसे हम खनन कार्य करते गए तो लास्ट में आपको यहाँ तांबा मिला। कौन सी धातु मिली मित्रों? तांबा। और तांबा मिलने के कारण इसका नाम क्या हो गया? ताम्रवती नगरी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा इनके नाम किस प्रकार पड़े। पहला नाम है बनास सभ्यता, क्योंकि ये बनास नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद में दूसरा है धूलकोट। शुरुआत के अंदर ऊपर रेत होने के कारण इसका नाम क्या हो गया मित्रों? धूलकोट। उसके बाद में है आघात या आघात दुर्ग। आघात दुर्ग क्यों पड़ा? क्योंकि रेत हटाने के बाद में क्या है? पत्थर। और पत्थर को ऐसे हम अलग नहीं कर सकते हैं, उनको तोड़ करके अलग कर सकते हैं। तो किसकी आवश्यकता होती है मित्रों? आघात की आवश्यकता होती है। तो हम इसको कहते हैं आघातपूर या आघात दुर्ग। यहां तक समझ में आ गया मित्रों? इसके सामान्य नाम आपको समझ में आ गए। तो जिला कौन सा होगा? उदयपुर। कितने किलोमीटर दूर है? उत्तर पूर्व की ओर 4 किलोमीटर दूर ये टीला प्राप्त किया गया। ये टीला मिला। ये टीला कब मिला वो मित्रों बात करते हैं। इसकी खोज हुई थी 4000 वर्ष पूर्व, यानी इस टीले की जो खोज हुई थी वर्तमान समय से 4000 वर्ष पूर्व की थी। सर्वप्रथम किसने की थी मित्रों? 1953 के अंदर एक वैज्ञानिक था A.K. व्यास, जिसका पूरा नाम है अक्षय कीर्ति व्यास। और अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा ही इस टीले की खोज की गई या इस टीले का उत्खनन कार्य सर्वप्रथम किया गया मित्रों। तो इतना समझ में आ गया। अब ध्यान रखो मित्रों, लास्ट में ये बिंदु भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूं। इसके अन्य नाम समझ में आ गए। जिला उदयपुर है, दिशा कौन सी है? उत्तर पूर्व की ओर। और नदी कौन सी है? बेड़चार। और खोजकर्ता 1953 A.K. व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास। उसके बाद में इसका समय काल 4000 वर्ष पूर्व आज से। लेकिन एक डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इसका जो काल है, समय, वो बताते हैं 1900 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व तक। यानी इस जो ये आहड़ सभ्यता है इसका समर्थ काल बताते हैं। जो ये ज्यादा विकसित हुई है उस काल को बताते हैं कौन? गोपीनाथ शर्मा। और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आहड़ सभ्यता का जो समर्थ काल है, विकसित काल है, वो बताते हैं 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब मित्रों क्या करते हैं हम, इसकी बेसिक जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। कैसे याद रखोगे? ऊपर रेत होने के कारण इसको धूलकोट कहते हैं। टीला जब खोजना शुरू किया, किसने किया? एक वैज्ञानिक ने किया। उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? A.K. व्यास। A.K. व्यास या अक्षय कीर्ति व्यास। कब उत्खनन कार्य किया? 1953 के अंदर। ऊपर रेत होने के कारण इसका नाम क्या रख दिया? धूलकोट।
जैसे खोदते खोदते आगे चले गए तो क्या आ गया, पत्थर। पत्थर आने के कारण इसे हथौड़ी से पीटना पड़ा, इसको कहते हैं आघात। आघात पूर्व, आघात दूरक। लास्ट में हमें कौन सी धातु प्राप्त हुई, तांबा। इसको क्या कहते हैं, ताम्रवती नगरी। कौन से नदी के किनारे स्थित है, आड़ नदी के या बेड़स नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसको आड़ या बेड़स सभ्यता भी कहते हैं। और यह किसकी सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी है, इसलिए इसको बनास सभ्यता भी कहते हैं। कब खोजा गया, लगभग 4000 वर्ष पूर्व। लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इसका समर्थकार कौन सा वंश है, 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक जानकारी समझ में आ गई। अब मित्रों इसको जब हम ऊपर से खोदना शुरू किया तो टोटल कितने स्तरों पर खनन कार्य किया, तो ध्यान रखना आड़ सभ्यता का खनन कार्य क्या है, आड़ सभ्यता। और आ से क्या लिखोगे मित्रों, 8 लिखोगे। कितने लिखोगे, 8। आड़ सभ्यता के स्तर कितने हैं, 8। ये ध्यान रखना, आड़ सभ्यता पहले आ रहा है मतलब 8, तो इसके कितने स्तरों में उत्खनन कार्य किया गया, 8 स्तरों में इसका उत्खनन कार्य किया गया। यहां तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इसके उत्खनन करता कौन है। इसको कैसे पढ़ेंगे मित्रों, पहले इसको समझ लेते हैं कि हमें पढ़ना कैसे। सबसे पहले आपको पढ़ना है स्तर। क्या पढ़ना है मित्रों, स्तर। स्तर पढ़ने के बाद के उत्खनन करता, इसकी खोज किसने की। अब जब स्तर पढ़ लिए, इसके उत्खनन करता पढ़ लिए, उसके बाद में आपको पढ़ना लोगों की व्यवस्था, किस प्रकार से लोग यहाँ कार्य करते थे, करते थे, इसके बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे कि यहाँ जो मकान है वो किस प्रकार से आपको प्राप्त मिले, यहाँ ईंटें कौन सी यूज की है, उसके बारे में पढ़ेंगे। मकान की पूरी जानकारी लेने के बाद में मकान में हमें क्या मिले, अनाज रखने के मिट्टी के बने बर्तन मिले, उस मिट्टी के बने बर्तन को क्या कहते हैं उसकी बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे कि यहाँ कौन कौन सी और सामग्री मिली गई है और यहाँ कौन कौन सी और सामग्री मिली गई, इसकी बात हम करेंगे। तो क्रम से पढ़ेंगे। और ये पूरा हो जाने के बाद में आपको ध्यान रखना है, हमेशा मैं लास्ट में इंपोर्टेंट नोट्स लेके आता हूँ। क्या आता हूँ, इंपोर्टेंट नोट्स। वो आपको याद रखना एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको हम अलग से दर्शा दिया, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। स्तर, स्तर कितने हैं मित्रों, 8। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8। कितने स्तर हो गए, 8। 8 में 2 का भाग देने पर मित्रों कितना आता है, 4 आता है। तो ध्यान रखना चौथे स्तर पर एक बर्तन मिला है और एक बर्तन के अंदर 2 तांबे की कुल्हाड़ी मिली। क्या मिली, 2 तांबे की कुल्हाड़ी। तो यहाँ ध्यान रखना कि टोटल 8 है, 2 का भाग देने पर क्या आएगा, 4 आएगा। और 4 में एक बर्तन मिला है, उस बर्तन के अंदर कितनी कुल्हाड़ी मिली है, 2। किसकी, तांबे की कुल्हाड़ी। तो यहाँ ध्यान रखना तांबे की 2 कुल्हाड़ी कौन से स्तर पर मिली है, चौथे स्तर पर मिली है, ये ध्यान रखना। एक ये मित्रों ध्यान रखना, इसको कहते हैं ताम्र पाषाण सभ्यता। ताम्र का मतलब तांबा, पाषाण का मतलब पत्थर, तो इसको क्या कहते हैं, ताम्र और पाषाण सभ्यता भी कहते हैं। इसका अन्य नाम ध्यान रखना, तांबा और पत्थर मिलने के कारण इस सभ्यता का नाम क्या हो गया, ताम्र पाषाण सभ्यता भी कहते हैं। ये काम स्तर का पूरा हो गया। कितने स्तर हुए मित्रों, 8। 8 में 2 भाग दिया तो 4। 4 के अंदर 2 तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, कितनी, 2। ये ध्यान रखना। उसके बाद में हम बात करते हैं उत्खनन करता कौन कौन थे। सर्वप्रथम उत्खनन करता कौन थे, तो एक के व्यास। कौन थे मित्रों, के व्यास। 1953 के अंदर सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किया के व्यास ने। इसका पूरा नाम है अक्षय कीर्ति व्यास। उसके बाद में अगले साल 53 के बाद में क्या आता मित्रों, 54। तो 1954 के अंदर दूसरा वैज्ञानिक आर.सी. अग्रवाल, रमेश चंद्र अग्रवाल, आर.सी. अग्रवाल, जिन्होंने उत्खनन कार्य का काम किया। उनके बाद में तीसरा जो उत्खनन कार्य किया वो किया 1961 से 1962 के बीच में। किसने किया, डॉक्टर एस.डी. सांकरिया ने। तो ये उत्खनन कार्य 3 वैज्ञानिक आ गए। पहला कौन था, 1953 के अंदर के व्यास, 1954 के अंदर आर.सी. अग्रवाल, और शॉर्ट में याद रखना आर.सी. और क्योंकि एग्जाम के शॉर्ट में आता है। उसके बाद में 1961 से 62 में किसने उत्खनन कार्य किया, तो उत्खनन कार्य करने वाला ये जो डॉक्टर एस.डी. सांकरिया। अब मित्रों ये ध्यान रखना है कि जो एस.डी. सांकरिया है
इसने बनास या आर्य संस्कृति भी इसको कहा गया है। आर्य सभ्यता को कौन सी संस्कृति का? बनास संस्कृति का या आर्य संस्कृति का। इसको कॉपर एज भी किसने कहा? डॉक्टर एस.डी. सांकरिया ने कहा। ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब इस जो सभ्यता है इसको ताम्रवर्ती नगरी या फिर तांबा की नगरी या कॉपर एज किसने कहा? तो एस.डी. सांकरिया नामक व्यक्ति ने कहा है, वैज्ञानिक ने कहा। तो कौन से उत्खननकर्ता ने कहा इसका नाम? एस.डी. सांकरिया। इसके बाद में इसमें योगदान किस किस का रहा है? ये मुख्य 3 व्यक्ति हैं जिसके निर्देशन में उत्खनन कार्य किया। पहला कौन सा है? ए.के. व्यास 1953, 1954 के अंदर आर.सी. अग्रवाल और 61-62 के अंदर डॉक्टर एस.डी. सांकरिया। इन 3 व्यक्तियों के निर्देशन के अंदर इस आर्य सभ्यता का उत्खनन कार्य किया और कितने स्तर खोजे गए? 8 स्तर खोजे गए। यहां तक समझ में आ गया। अब आ गया इसमें किस किस संस्था या कॉलेज या फिर विभाग का इसमें योगदान रहा, उसकी बात करेंगे। व्यक्ति 3 है और 3 ही संस्था, कॉलेज या फिर विभाग का यहाँ पर योगदान रहा। पहला कौन है? डेक्कन कॉलेज पुणे। डेक्कन कॉलेज पुणे के विद्यार्थी भी इसके उत्खनन कार्य में अपना सहयोग दिया। उसके बाद में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान, जिसने भी उत्खनन कार्य में अपना योगदान दिया। और लास्ट में है मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया, उनके विद्यार्थियों ने भी आर्य सभ्यता के उत्खनन कार्य में अपना योगदान दिया। 3 व्यक्ति याद रखना और 3 ये जो संस्था है इसका नाम याद रखना, ताकि इन 3 संस्थाओं के योगदान से, इनके सहयोग से इस आर्य सभ्यता का उत्खनन कार्य किया। तो हमने क्या पढ़ लिया? बेसिक जानकारी पढ़ ली, स्तर पढ़ लिए, उत्खनन करता पढ़ लिया। इतना समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे यहाँ जो लोग मिले उसके व्यवसाय क्या थे। तो लोगों के व्यवसाय क्या है इसके बारे में तीसरा पॉइंट हम पढ़े, लोगों के व्यवसाय। मित्रों, कालीबंगा के अंदर हमने लोगों के जो व्यवसाय पढ़ा था वो 2 प्रकार के पढ़ा था। एक तो पशुपालन और दूसरा कृषि कार्य। तो यहाँ भी पशुपालन भी होगा और कृषि कार्य भी होगा, लेकिन उसके साथ में एक तीसरा बिंदु जुड़ गया, वो है मित्रों व्यापार। क्या है? व्यापार। तो पहला कार्य क्या है? कृषि कार्य। दूसरा कार्य क्या है? पशुपालन। और तीसरा कार्य क्या हो गया मित्रों? व्यापार। व्यापार या महत्वपूर्ण इसका व्यवसाय है। तो लोगों कितने प्रकार के कार्य करते थे? पशुपालन, कृषि और व्यापार। 3 प्रकार के यहाँ आर्य सभ्यता के लोग कार्य करते थे। सबसे पहले जो हम बेसिक जानकारी है इसकी बात करेंगे, कृषि। कृषि के अंदर मित्रों एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि कृषि के अंदर से कौन सी फसल यहाँ हमें प्राप्त की गई है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो कृषि से हमें 3 प्रकार की फसल प्राप्त हुई है, एक चावल, दूसरा ज्वार और तीसरा गेहूं। तो आप समझ गए होंगे कि जो गेहूं है वो कालीबंगा से हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन वहां जो प्राप्त हुआ था यहाँ कौन सा है? ज्वार। इसके साथ में वहां चावल प्राप्त नहीं हुआ था मित्रों, और यहाँ क्या प्राप्त हो गया है? चावल। तो ध्यान रखना, चावल कौन सी सभ्यता से हमें प्राप्त हुआ है? आर्य सभ्यता से हमें प्राप्त हुआ है। 3 फसलों के बारे में आपको याद रखना है कि आर्य सभ्यता से कौन कौन सी फसल मिली? चावल, ज्वार और गेहूं। 3 फसलों के साक्ष्य यहाँ पर मिले। उसके बाद में दूसरा काम इसका क्या था? पशुपालन। तो यहाँ पर पशुपालन भी कार्य किया जाता था। गाय और बैल आदि प्रकार के पशु यहाँ पाले जाते थे। उसके बाद में आता व्यापार। तो व्यापार इसका प्रमुख व्यवसाय था। आर्य सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। और व्यापार आपको पता है 2 प्रकार का होता है, एक तो देशी और एक विदेशी। तो यहाँ जो लोग निवास करते थे आर्य सभ्यता में, वो 2 प्रकार के व्यापार करते थे। पहला देशी व्यापार, दूसरा विदेशी व्यापार। कौन सा मित्रों? देशी और विदेशी। कैसे पता चला कि ये देशी व्यापार भी करते थे और ये विदेशी व्यापार भी करते थे? तो विदेशी व्यापार करने के कुछ साक्ष्य मिले जो यहाँ मैंने दर्शाए। और उसके बाद में सबसे पहले बात करेंगे देशी व्यापार। देशी व्यापार आपको पता है कि यहाँ पत्थर है और क्या है? तांबा है। तो पत्थर और तांबा के क्या बनाते थे? ये उपकरण बनाते थे। विभिन्न प्रकार के उपकरण और हथियार बनाते थे आर्य सभ्यता के लोग। पत्थर के औजार बनाते थे और साथ साथ में तांबे के औजार बनाते थे। और यहाँ पर मित्रों जब उत्खनन कार्य किया गया तो तांबे के गलाने की बढ़िया मिली है यहाँ।
तांबे की गलाने की आपको बढ़िया मिली है। और तांबे की गलाने की बढ़िया कौन सी सभ्यता से मिली है मित्रों? आर्य सभ्यता, क्योंकि यहाँ नीचे क्या प्राप्त हुआ है? तांबा। तो पत्थर के औजार और तांबे के औजार और तांबा को गलाने की यहाँ बढ़िया मिली है। यहां तक मित्रों आपको समझ में आ गया हो। एक सवाल एग्जाम में पूछा गया कि निम्न में से कौन सी धातु है वो आर्य सभ्यता से प्राप्त नहीं की गई? वहां 4 ऑप्शन ये थे। एक तो तांबा, दूसरा मित्रों दिया गया था लोहा, तीसरा ऑप्शन था टीन और चौथा ऑप्शन था चांदी। निम्न में से कौन सी धातु है वो आर्य सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई? तो मित्रों ध्यान रखना, यहाँ चांदी प्राप्त नहीं हुई है। किसी प्रकार की कोई चांदी के आभूषण, बर्तन या फिर उपकरण प्राप्त नहीं हुए। लेकिन जब इसको तांबे को गलाते थे तो उसके साथ में 2 धातु का उपयोग करते थे, एक तो लोहा और टीन। तो तांबे को गलाने की भट्टियों में 2 और धातु का यूज किया जाता था, और लोहा और टीन। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम मित्रों बात करेंगे व्यवसाय का लास्ट पॉइंट है विदेशी व्यापार। मित्रों कैसे पता चला कि यहाँ विदेशी व्यापार होता था? तो यहाँ पर विदेशी व्यापार से संबंधित कुछ उपकरण मिले, कुछ हथियार मिले, कुछ सामग्री मिली है, जिसको देखकर हमें पता चलता है कि यहाँ के जो लोग हैं उसका व्यापार विदेश में भी चलता था। पहली कौन सी वस्तु मिली मित्रों? यहाँ 3 मोहर मिली है। कितनी मोहर? 3 मोहरें मिली है। तो यहाँ ध्यान रखना, विदेशी व्यापार दर्शाने के लिए यहाँ 3 वस्तु मिली है। पहली है 3 मोहरें, फिर 3 का गुना 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगी। यूनानी मुद्रा। कौन सी मुद्रा मित्रों? यूनानी मुद्रा। और एक लास्ट में मिला गया है नीले रंग का पत्थर, जिसको कहते हैं लेपिस लाजुली। तो ये 3 मोहरे, यूनानी मुद्रा और लेपिस लाजुली, ये तीनों ये दर्शाते हैं कि ये विदेशी व्यापार भी करते थे। क्यों? क्योंकि जो 3 मोहरें मिली है वहां पर कुछ लेख उल्लेखित है। यूनानी भाषा के कुछ क्या है? लेख उल्लेखित है, जिससे पता चलता है कि यूनानी लोग से भी इसे व्यापार का संबंध था। इस मोहर पर लिखा हुआ था बीस पलित्सा और तात्य तोमसन। मतलब 3 यहाँ शब्द लिखे थे 3 मोहरों पर, बीस पलित्सा तात्य तोमसन। ये 3 शब्द का अर्थ क्या है वहां उल्लेखित नहीं है, लेकिन ये बताया गया कि ये तीनों शब्द है कौन सी भाषा के? यूनानी भाषा के हैं। इससे पता चलता है कि इसका व्यापार विदेश से होता था। यहाँ जो मुद्रा प्राप्त हुई है वहां पर एक तरफ लिखा हुआ था त्रिशूल, दूसरी तरफ किसका चिन्ह था? अपोलो देवता का चिन्ह था। ये भी आपको ध्यान रखना। तो यहाँ एक तरफ तो था मित्रों त्रिशूल और दूसरी तरफ कौन से देवता का चित्र था? अपोलो देवता का चित्र था। और लास्ट में जो यहाँ मिली है लेपिस लाजुली, जिसको क्या कहते हैं मित्रों? गहरे नीला रंग का पत्थर। और ये किस में काम आता है? सजावटी कार्यों में काम आता है। ये भी यहाँ मिला गया है, जो ये दर्शाता है कि इसका व्यापार विदेश से होता था। तो मित्रों तीसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया कि लोगों की व्यवसाय क्या था। पहला है कृषि। कृषि के अंदर कौन कौन सी फसल है? 3 फसल। पहली फसल गेहूं, दूसरी चावल, तीसरा जौ। उसके बाद में क्या कार्य था? पशुपालन। पशुपालन में गाय बैल ये पालते थे। उसके बाद में तीसरा कार्य था व्यापार। व्यापार देशी व्यापार था और विदेशी व्यापार था। देशी व्यापार से कैसे पता चलता कि ये देशी व्यापार? क्योंकि मित्रों यहाँ पत्थर मिले और तांबा मिला है, तो पत्थर और तांबा के यहाँ क्या बनाते थे? हथियार बनाते थे, उपकरण बनाते थे। और यहाँ तांबे गलाने की क्या है? बढ़िया है। तांबे गलाने की बढ़ियों में किस धातु और का उपयोग किया जाता था? लोहा और टीन का। ये भी आपको समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट आता है विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार से संबंध बताने के लिए हमें 3 प्रकार की वस्तु मिली। एक मोहर है, दूसरा मुद्रा और तीसरा सजावटी सामान। सजावटी सामान या सामग्री जो नीला रंग का जो पत्थर मिला है इसे कहते हैं लेपिस लाजुली, जो ये दर्शाता है कि इसका व्यापार विदेश से होता था। यहाँ जो मुद्रा मिली है सिक्के, उसके दोनों साइड में अलग अलग चित्रण था। एक साइड में तो क्या था मित्रों? त्रिशूल, दूसरी साइड के अंदर अपोलो देवता का चित्रण था। और उससे पहले हमें मोहरे मिली है 3। उस मोहरे पर 3 शब्द था यूनानी भाषा का। उसका अर्थ यहाँ नहीं दिया गया है, लेकिन यूनानी भाषा होने के कारण इसका व्यापार किससे था? विदेश से था। और उस शब्द कौन कौन से थे ये याद रखना है।
विथ विस पलित्सा और तात्य थॉमसन, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में मित्रों हम बात करेंगे, यहाँ पर तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हम पढ़ेंगे मकान। इसका मकान कैसा था वो देखेंगे। मित्रों कालीबंगा के अंदर भी कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था और धूप से पकी हुई थी। यहाँ भी वही बात है, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया मकान बनाने के अंदर। लेकिन वहां नालिये, कुआं ऐसी सामग्री प्राप्त की गई है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई सामग्री प्राप्त नहीं हुई है। तो यह ध्यान रखना कि जो मकान बने हुए थे उसके अंदर किस ईंटों का उपयोग किया था, कच्ची ईंटों का उपयोग किया गया था। इसके बाद में आता है कि इस घर के अंदर अनाज रखने के जो भंडार थे उस भंडार को क्या कहते हैं वो देखो। तो आगे हम 5वें नंबर पे पढ़ेंगे अनाज रखने के भंडार। अनाज रखने के भंडार को मित्रों क्या कहते हैं वो देखो। आर्य सभ्यता के संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा है या किससे जाना जाता है, इस प्रकार से सवाल आए तो यहाँ ध्यान रखना मृत भांड। और मृत भांड कैसा है, मिट्टी का जो बर्तन है उसको कहते हैं मृत भांड, जिसमें जो किस काम में आता है, अनाज रखने की सामग्री में काम आता है। तो अनाज रखने की सामग्री में महत्वपूर्ण है मृत भांड, जिसका कलर कैसा है मित्रों, लाल, और लाल परत के ऊपर, लाल सतह के ऊपर काली रंग के चित्रण है। पूरा लाल, मतलब देखो मित्रों जो यह अनाज रखने के ये बर्तन मिले हैं वो इस प्रकार से मिले। ये पूरा का पूरा मित्रों लाल है और लाल के ऊपर क्या है, काले रंग का चित्रण है। लाल के अंदर यहाँ पर काले रंग का विभिन्न प्रकार का चित्रण है। तो यहाँ जो बर्तन मिले उसको क्या कहते हैं, पूरी सतह कैसी है, लाल, और लाल के ऊपर काले रंग का क्या है, चित्रण है। इसको हम क्या कहते हैं, मृत भांड, मिट्टी का बर्तन। और इसका नाम दिया गया है स्थानीय भाषा के अंदर गोरे या बकोट। ये गोरे या बकोट कहां से मिले ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इंपोर्टेंट लगा दे मित्रों, स्टार लगा दे। अनाज रखने का जो सामग्री है जो मिट्टी की बनी उसे कहते हैं मृत भांड। इसकी सतह कैसी है, लाल, चित्रण किसका है, ब्लैक कलर का। इसको क्या कहते हैं, कर्षण रोहिता भांड कहते हैं, कर्षण रोहिता भांड। एंड लाल सतह पर काले रंग का चित्रण, कर्षण रोहिता भांड। स्थानीय भाषा में इसको क्या कहते हैं, गोरे बंकोट। ये ध्यान रखना, स्थानीय भाषा में इसको क्या कहते हैं, गोरे बंकोट कहते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया गोरे बंकोट कहां से प्राप्त किया गया, आर्य सभ्यता से प्राप्त किया गया। तो आपको मकान हो गया, कच्ची मिट्टी का प्रयोग किया गया। उसके बाद में अनाज रखने के भंडार थे, वो लाल सतह के ऊपर काला चित्रण, इसको कहते हैं कर्षण रोहिता भांड या लाल काला रंग का मृत भांड, जिसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, गोरे बंकोट। यहां तक समझ में मित्रों आ गया होगा। अब हम बात करेंगे मित्रों आगे अगला पॉइंट। अगला जो पॉइंट है वो है यहाँ कौन कौन सी सामग्री मिली, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। और ये लास्ट बिंदु है, ये आर्य सभ्यता। पहला बिंदु ये सामान्य जानकारी, दूसरा बिंदु ये स्तर कितने थे, 2 का भाग दे दिया। चौथे स्तर में 2 तांबे की कुल्हाड़ी। उसके बाद में उत्खननकर्ता कितने, 3। कितनी संस्था ने अपना योगदान दिया, 3। उनके बाद में लोगों के व्यवसाय कितने थे, 3 प्रकार के, कृषि, पशुपालन और व्यापार। व्यापार कितने थे, 2, देशी और विदेशी। विदेश के अंदर आपको किस प्रकार से पता चला कि विदेशी व्यापार करते थे, 3 सामग्री मिली। कौन कौन सी, मोहरे मिली 3, मुद्रा मिली और एक लेपिस लाजुरी। लेपिस लाजुरी है क्या, गहरा नीला रंग का पत्थर है जो सजावटी के अंदर काम आता है। जो आपने मुद्रा मिली है उसको दोनों साइड में अलग अलग चित्रण था, एक पर तो क्या था, त्रिशूल, दूसरे साइड अपोलो देवता का चित्र। यहाँ जो मोहरे मिली है वहां पर 3 शब्द लिखे हुए थे, तीनों शब्द का अर्थ नहीं दिया गया है, केवल यूनानी भाषा में दिया गया है। ये यहाँ दर्शाता है कि ये व्यापार विदेश से करते थे। उसके बाद में बात की मकान की, कच्ची ईंटों का प्रयोग। उसके बाद में बात की अनाज की, अनाज के अंदर क्या होता है, लाल सतह, उसके ऊपर काले रंग की चित्रण किया होता, डिजाइन की हुई थी। इसको कहते हैं कर्षण रोहिता भांड या काले रंग का चित्रण वाला मिट्टी का भांड, इसको कहते हैं मृत भांड। और स्थानीय भाषा में इसको क्या कहते हैं, गोरे बंकोट। तो ध्यान ये रखना, गोरे बंकोट कहां से मिले हैं, आर्य सभ्यता से।
इसके साथ साथ में हमें क्या क्या और सामग्री मिली है उसकी बात करेंगे मित्रों, और बाद में आपका जो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ देखो, सामग्री में पहली वर्षभ आकृति मिली है, और वर्षभ आकृति मिली है वो किससे बनी हुई है? टेराकोट से बनी हुई है। वर्षभ आकृति मिली है जो टेराकोट से बनी हुई है, जिसका नाम क्या है? बनासियन वूल कहते हैं। क्या कहते हैं? बनासियन वूल। तो ध्यान रखना, बनासियन वूल या फिर टेराकोट से बनी वर्षभ आकृति कहां से मिली है? आर्य सभ्यता। उसके बाद में दूसरा पॉइंट याद रखना है, आटा चक्की। आटा चक्की कालीबंगा में भी मिली है और यहाँ पर भी मिली है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद में गहनों के साथ दफन शव के अवशेष मिले। मतलब मित्रों, यहाँ जो आर्य सभ्यता के जो स्तर है, यहाँ का उत्खनन कार्य किया तो पता चला कि यहाँ लोग थे गहनों के साथ दफनाते थे। गहने किसके थे? तांबे के। गहने किसके थे? तांबा का। और तांबा के साथ में जो गहने बने हुए थे उसके साथ में उसको दफनाते थे। इसका मतलब गहनों के साथ में दफन शव के अवशेष मिले हैं कहां से? आर्य सभ्यता से। आर्य सभ्यता है, वहां से एक शिलालेख प्राप्त हुआ। मित्रों, इसका उत्खनन कार्य किया तो एक शिलालेख प्राप्त हुआ, और वो शिलालेख किसका था ये पूछा जाता है। तो आर्य सभ्यता के शिवालय से एक क्या प्राप्त हुआ है? शिलालेख प्राप्त हुआ। स्थान कौन सा है? शिवालय। और वहां से एक प्राप्त हुआ है शिलालेख, और वो किसका था? मेवाड़ शासक आयुध का था। तो इतनी बात समझ में आ गई। वर्षभ आकृति टेराकोट से बनी हुई है, इसका नाम क्या है? बनासियन वूल। आटा चक्की प्राप्त हुई है, गहनों के साथ दफन क्रिया के अवशेष मिले हैं। उसके बाद में आड़ के एक शिवालय से प्राप्त हुआ शिलालेख। शिलालेख का किसका, ये कौन से शासक से संबंधित है? ये सवाल आता है। आड़ से एक शिलालेख प्राप्त हुआ, वो कौन से शासक से संबंधित है? तो मेवाड़ का शासक है वो है आयुध, जिस पर दर्शाया गया विषभ संवत 1010। ये भी आपको ध्यान रखना। उसके बाद में मित्रों, यहाँ पर जो यहाँ स्तर मिले वहां पर चूल्हे मिले, 4 से 6 चूल्हे मिले एक जगह पर। एक रूम बना हुआ था और एक रूम के अंदर कितने चूल्हे मिले एक साथ में? 4 से 6। मैक्सिमम कितने मिले? 4 से 6। और वो 2 या 3 मुंह वाले थे। कितने मुंह वाले? 2 या 3 मुंह वाले। ये बात समझ में आ गई। एक कमरा, उसके अंदर एक साथ में अधिकतम 6 चूल्हे मिले हैं, और एक से जो चूल्हे थे उनके 2 या 3 मुंह थे। इसका मतलब क्या है? एक दोनों साथ साथ, एक ही चूल्हे पर 2 साथ साथ काम किया जाता था। तो ये ध्यान रखना मित्रों। आगे आपको अगला जो पॉइंट है, 2 या 3 मुंह वाले यहाँ चूल्हे मिले, और कितने मिले हैं? 6। मैक्सिमम 6 मिले। 4 से 6 आता है, लेकिन अधिकतम कितने मित्रों? 6। तो 2 से 3 मुंह वाले यहाँ चूल्हे मिले हैं, अधिकतम 6 एक साथ में मिले, एक ही मकान के अंदर, एक ही रूम के अंदर। और यह दर्शाता है, ये 2 बात सिद्ध करता है। एक रूम है, बड़ा सा हॉल, उसके अंदर कितने चूल्हे मिले? 6 मिले, जिसके मुंह कितने थे? 2 से 3। और यह बात सिद्ध करता है कि यहाँ लोग सामूहिक परिवार में रहते होंगे, क्योंकि इतने चूल्हे एक ही रूम में के अंदर मिलना इस बात को सिद्ध करता है कि यहाँ के जो लोग हैं, जो परिवार है, वो सामूहिक परिवार होंगे, या फिर भोजन करने के लिए एक साथ में बैठकर भोजन करते होंगे। तो मित्रों, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ 2 से 3 मुंह वाले चूल्हे मिले हैं। टोटल कितने? 6 एक ही मकान में मिले हैं, जो इस बात को सिद्ध करता है कि सामूहिक परिवार होगा, या फिर भोजन करने के लिए एक साथ में बैठते होंगे, सामूहिक भोजन क्रिया यहाँ की जाती होगी। इस बात को सिद्ध करता है। उसके बाद में मित्रों, बलुए पत्थर के चिल्ल बट्टे मिले। ये भी एग्जाम में आया हुआ मित्रों। बलुए पत्थर के चिल्ल बट्टे कहां से मिले? तो ये भी कहां से मिले हैं? आर्य सभ्यता से। और लास्ट जो बिंदु है मित्रों, जो हाथी दांत के चूड़ियां मिली है मित्रों, वो भी आर्य सभ्यता से संबंधित है। उसकी बात हम आगे करेंगे। तो इससे कौन कौन सी सामग्री मिली? पहली सामग्री वर्षभ आकृति टेराकोट से बनी, जिसे कहते हैं बनासियन वूल। दूसरी है आटा चक्की। तीसरी क्या मिला? दफन के साथ में, गहनों के साथ में दफन।
गहनों के साथ में दफन क्रिया के अवसर मिले हैं। और उसके बाद में मिले आड़ के एक शिवालय से शिलालेख जो मेवाड़ के शासक अर्थ से संबंध था। और उसके बाद में 2 से 3 मुंह वाले चूल्हे मिले एक ही रूम से कितने स। ये 2 बात को सिद्ध करता है सामूहिक परिवार या सामूहिक भोजन। और उसके बाद में लास्ट आपको ध्यान रखना है बलुए पत्थर का एक चिलबेटा मिला है कहां से, आर्य सभ्यता से। ये आपको सामग्री टोटल कंप्लीट हो गई। तो इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब हम बात करते हैं लास्ट में इंपोर्टेंट नोट्स की। तो इंपोर्टेंट नोट आपको लिखवा रहा हूं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। आर्य सभ्यता से संबंधित अन्य स्थान, आर्य सभ्यता से संबंधित अन्य स्थान कौन कौन से हैं जहां पर आर्य सभ्यता में जो आपको अवशेष प्राप्त हुए हैं ऐसे ही अवशेष उन स्थानों पर भी प्राप्त हुए हैं। तो सवाल में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा स्थान आर्य सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो आपको जो संबंधित है उनकी जानकारी है तो नहीं होने वाला आराम से कर सकते हो। तो बात करेंगे महत्वपूर्ण 5 स्थान है जो कि आर्य सभ्यता से संबंधित है। वो कौन कौन से 5 स्थान है, इनमें से 2 स्थान तो राजस्थान के बाहर हैं और 3 स्थान है वो राजस्थान के अंदर है। टोटल कितने हैं 5। याद कैसे रखोगे वो देखो मित्रों, यहाँ मैंने एक ट्रिक्स लिखी है, ध्यान से देखो। ओ बालाजी, ओ बालाजी भगवान, बालाजी क्या है भगवान, ओ बालाजी भगवान रोज घी लूं। मतलब ये कह रहा है कि ओ बालाजी भगवान मैं रोज घी लूं, मतलब मैं रोज घी खा सकता हूं, ये बात कह रहा है। याद कैसे रखोगे, ओ बालाजी भगवान रोज घी लूं। देखो ओ से हो जाएगा ओजियाना, ओ से हो जाएगा ओजियाना, बालाजी से हो जाएगा बालाथर, क्या हो जाएगा बालाथर, भगवान से हो जाएगा भगवानपुरा, और रोज से हो जाएगा रोजड़ी, और गीलू से हो जाएगा गिलुंड। बात समझ में आ गई। ओ बालाजी भगवान रोज गीलू, ओ का मतलब ओजियाना, बालाजी का मतलब बालाथर, भगवान का मतलब भगवानपुरा, रोज का मतलब रोजड़ी, और गीलू का मतलब गिलुंड। ये 5 स्थान है जो कि किससे संबंधित है, आर्य सभ्यता से संबंधित है। लेकिन इससे ध्यान रखना है भगवानपुरा है वो हरियाणा में स्थित है जो कि राजस्थान में नहीं है। सवाल में पूछा जाता है कि राजस्थान में स्थित वो स्थान जो आर्य सभ्यता संबंधित है तो भगवानपुरा नहीं आएगा क्योंकि ये हरियाणा में अभी वर्तमान में स्थित है। रोज से हो जाएगा रोजड़ी, और वो कहाँ स्थित है, गुजरात के अंदर है। तो ये रोजड़ी कहाँ स्थित है, गुजरात के अंदर स्थित है, राजस्थान में स्थित नहीं है। ये 2 स्थान है जो कि राजस्थान से बाहर स्थित है, संबंधित किससे है, आर्य सभ्यता से संबंधित है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है बालातर कौन से जिले में स्थित है, उदयपुर स्थित है। तो ये आहड़पुर कहाँ स्थित है, उदयपुर में, तो बालातर भी कहाँ स्थित है, उदयपुर में, इतना ध्यान रखना। उसके बाद में ओजियाना, ओजियाना कौन से जिले में है, ब्यावर, नया जिला बना है, ब्यावर में स्थित है। और गिलुंड कौन से जिले में स्थित है, राजसमंद जिले में स्थित है। ये बात आपको समझ में आ गई, इतना ध्यान रखना। ये 500 जो स्थान है आर्य सभ्यता से संबंधित है, 2 तो बाहर है, 3 राजस्थान के अंदर। क्रम से याद रख सकते हो, पहला कौन सा आएगा मित्रों, उदयपुर, उसके बाद में राजसमंद, उसके बाद में ब्यावर। ये उदयपुर में कौन है, ये बालातर, उदयपुर में बालातर, फिर आता राजसमंद, राजसमंद में कोई क्या आएगा मित्रों, गिलुंड, और उसके बाद में आता है ब्यावर, ब्यावर में क्या आ जाएगा, ओजियाना। ये क्रम से आप याद रख सकते हैं। और ऐसे भी याद रखना ओजियाना कहाँ है, ब्यावर के अंदर, और गिलुंड कहाँ है, राजसमंद के। ठीक है मित्रों, अब इसका हम शॉर्ट आगे बढ़ेंगे, एक वीडियो लेके आएंगे कि ओजियाना और गिलुंड सभ्यता, इसका शॉर्ट के अंदर विवरण आपको अगली क्लास में मिल जाएगा। यहाँ पर इतना याद रखना है कि आर्य सभ्यता से संबंधित कितने स्थान है, 5, उसमें से 3 राजस्थान में, 2 बाहर है। गिलुंड के अंदर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से हड़प्पा से भी पुराने सभ्यता के अवशेष मिले, मतलब पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष गिलुंड से मिले। दूसरा, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया, ध्यान रखना आर्य सभ्यता के अंदर कौन सी ईंट है, कच्ची ईंट है, लेकिन गिलुंड ऐसी सभ्यता है वहां पर किसका प्रयोग किया गया है, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। इंपोर्टेंट लगा दो यहाँ नोट।
2 स्टार लगा दो। पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ किया गया? गिलुन सभ्यता के अंदर, जो कि कहाँ स्थित है? राजस्थान, जो कि राजस्थान के रायसमंद जिले में स्थित है। किससे संबंधित है? आर्य सभ्यता से संबंधित है गिलुन। वहां पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। हाथी दांत की चूड़ियां कहाँ मिली है? हाथी दांत की चूड़ियां गिलुन सभ्यता में मिली है, जो कि राजसमंद जिले में स्थित है। जबकि हाथी दांत का कंगा कहाँ मिला है? वो कालीबंगा में मिला है। सवाल आता है कि हाथी दांत की चूड़ियां कहाँ मिली है? गिलुन के अंदर मिली है। हाथी दांत का कंगा कहाँ मिला है? कालीबंगा में। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। हाथी दांत की चूड़ियां गिलुन के अंदर, जबकि हाथी दांत का कंगा कहाँ मिला मित्रों? कालीबंगा में मिला। ये एग्जाम में आए हुए सवाल मैंने रिपीट किए हैं, आपको याद रखना है। तो इतना समझ में आ गया। आर्य सभ्यता से संबंधित 5 स्थान, 2 बाहर है, 3 राजस्थान में। राजस्थान में ओजियाना कहाँ है? ब्यावर के अंदर। बालातर कहाँ है? उदयपुर में। गिलुन कहाँ है? ये राजसमंद में। गिलुन में 3 बातें याद रखनी है। पूर्व हड़पकालीन अवशेष मिले हैं, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, और हाथी दांत की चूड़ियां मिली है। जबकि हाथी दांत का कंगा कहाँ मिला है? कालीबंगा। क से क याद हो जाएगा, कंगा क एंड कालीबंगा। चूड़िया है तो गिलुन। इतना समझ में आ गया। आज की क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और ऐसे और क्लास लाने के लिए अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दें, और इसका स्क्रीनशॉट लेना है मित्रों तो जरूर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और अगला जो है वो होगी गणेशवर सभ्यता। कौन सी सभ्यता मित्रों? गणेशवर सभ्यता। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपका सपोर्ट ये होना चाहिए, जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। चैनल जब ग्रोथ होगा तो आपके द्वारा जो उपहार मिलेगा हमें, उससे हम मोटिवेशन होंगे, और उससे ही प्रेरित होकर के नए वीडियो लाकर आपको और अधिक एग्जाम में फायदा करवाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।